हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए उत्तराखंड से संबंधित टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए दोस्तों, जो आज टॉपिक मैं यहाँ पर लाया हूँ वह है उत्तराखंड का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन, जो पुस्तक है मेहरबान सिंह गुसाई जी की। इस बुक का एक टॉपिक जो है कत्यूरी युग। देखिए, इससे पहले मैं 2 टॉपिक इस बुक से लेकर आ चुका हूँ, जिनमें से हमने देखा था अंग्रेज़ शासन को और दूसरा हमने देखा था उत्तराखंड राज्य आंदोलन को। आज हम देखेंगे इसी कड़ी में कत्यूरी युग को। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेहरबान सिंह गुसाई की पुस्तक के अनुसार कत्यूरी युग। यहाँ पर देखिए, जो बात हो रही है वो सबसे पहले हो रही है हर्षवर्धन की मृत्यु की। जब भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसका जो राज्य का उत्तरी सीमा थी, जहाँ पर उत्तराखंड का क्षेत्र आता था, वहाँ पर 3 नए राज्यों का यहाँ पर गठन हुआ। ये 3 नए राज्य कौन थे? तो इनमें से जो नाम है वो है ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न नगर और गोविशाण। देखिए, ये 3 राज्य जो यहाँ पर थे, इनकी स्थापना हुई और 675 ईस्वी आते आते जो ब्रह्मपुर राज्य उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र में फैला हुआ था, मध्य में उसका पतन हो गया। अब देखिए, ब्रह्मपुर के पतन के बाद क्या हुआ कि 700 ईस्वी के आसपास कत्यूर घाटी, जो कि बैजनाथ के आसपास है, कुमाऊं में, बागेश्वर, अल्मोड़ा के आसपास, यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर क्षेत्र उस समय का था, वहाँ पर केंद्र बनाकर एक राजधानी की स्थापना की गई कत्यूरी राजवंश के शासकों द्वारा। मतलब जिन राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया या जिन परिवारों ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने कत्यूरी राजवंश या कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत शासन किया। इसे कत्यूरी इसलिए कहा गया क्योंकि ये कत्यूर घाटी में पनपने वाले राजवंश थे, इसीलिए इन राजवंशों को कत्यूरी राजवंश कहा गया। तो चलिए आगे देखेंगे। अगर बात करें कत्यूरी राजवंश की, तो जो ये स्थापना यहाँ पर इस राजवंश की हुई, तो जो पहला परिवार था इस राजवंश का या इस यहाँ पर शासन करने वाली जो पहली इकाई थी वो थी बसंत देव राजवंश की। देखिए, पहला कत्यूरी नरेश था बसंत देव, जिसने यहाँ पर बसंत देव राजवंश के राजाओं को बैठाया था। बात करें अगर बसंत देव की, तो जो त्रिभुवन राज थे इन्हीं के वंश में, उनके बागेश्वर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि बसंत देव ही कत्यूरी, जो प्रथम कत्यूरी शासक था वो बसंत देव था। अगर हम बसंत देव की उपाधि की बात करें तो परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि थी बसंत देव की। देखिए, और एक अन्य फैक्ट पुस्तक में लिखा है बसंत देव के बारे में, वो ये है कि बागेश्वर के निकट इसने एक देवालय को स्वर्णेश्वर गांव दान में दिया था। तो बागेश्वर के निकट एक देवालय स्थित था, जिसके लिए इसने एक गांव स्वर्णेश्वर नाम से दान में दिया था। देवालय का नाम स्पष्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बहुत कम यहाँ पर राजाओं के बारे में फैक्ट पुस्तक में है। अगर आपको इनके बारे में अन्य फैक्ट जानने हैं तो चैनल पर वीडियो है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है कत्यूरी वंश पे। लेकिन हम यहाँ पर उन फैक्ट्स को देखेंगे जो इस पुस्तक में यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, अगला जो राजवंश यहाँ पे शासन किया उसका नाम था खरपड़देव राजवंश। खरपड़देव की बात करें तो जब कन्नौज में राजा जो यशोवर्मन थे उनका राजवंश चल रहा था और कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ का राजवंश चल रहा था, तो जबकि ललितादित्य ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, गढ़वाल के क्षेत्र पर, तो उसके आक्रमणों के पश्चात जब वो वापस गया तो इस अराजकता वाली स्थिति का फ़ायदा उठाकर खरपड़देव ने यहाँ पर राजवंश की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। बात करें खरपड़देव की, तो इसके बाद जो शासक बना वो था कल्याण राज, इसी के परिवार का। और कल्याण राज की बात करें तो कल्याण राज और उनकी रानी लद्दा देवी थी, जिसका पुत्र त्रिभुवन राज इस वंश का एक अन्य शासक रहा। त्रिभुवन राज की अगर हम बात करें तो त्रिभुवन राज किसी किरात पुत्र से संधि का उल्लेख इसका मिलता है। मतलब कोई किरात वंश के किसी व्यक्ति से इसका संधि का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और व्याघ्रेश्वर मंदिर, जो कि अब बागनाथ मंदिर के रूप से जाने जाते हैं बागेश्वर में, उसके लिए भूमिदान का एक ताम्रपत्र देखने को मिला है त्रिभुवन राज का। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए दान किसने दिया, तो त्रिभुवन राज ने दिया था। अगला देखिए, जो राजवंश था वो था राजनिंबर राजवंश, जिसे निंबर राजवंश भी कहा जाता है। देखिए, जो बिहार का नालंदा जिला है उसके अनुसार यहाँ पर एक अभिलेख मिले हैं। उसके अनुसार जो बंगाल नरेश थे, गौड़ नरेश जो हमारे थे धर्मपाल, उन्होंने गढ़वाल के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। और इसी आक्रमण का फ़ायदा उठाकर जो अराजक स्थिति यहाँ पर पनपी, उसी का फ़ायदा उठाकर राजनिंबर ने यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम राजनिंबर वंश कह रहे हैं। बात करें अगर राजनिंबर की, तो पांडुकेश्वर लेख के अनुसार निंबर के पुत्र, जो निंबर का जो पुत्र था इष्टगण और रानी वेगवती का पुत्र ललित सूरदेव हुआ, जो कि एक पराक्रमी शासक माना जाता है। तो देखिए, निंबर का पुत्र था इष्टगण और उनकी रानी थी वेगवती, और इन दोनों का जो पुत्र हुआ वो हुआ ललित सूरदेव। अर्थात निंबर के बाद जो शासक बना वो था ललित सूरदेव, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था भूदेव।
अब जो इस पर एक अन्य वंश ने शासन किया वो था सलोणादित्य राजवंश। देखिए इसका संस्थापक था इच्छटदेव और या इच्छरदेव। इसने अपने पिता के नाम पर इस राजवंश की स्थापना की, सलोणादित्य राजवंश। अगर हम बात करें इसकी उपाधि की तो इसने एक उपाधि धारण की थी, वो थी भुवन विख्यात द्रुपदारादि सिमंदनी वैद्यत्व दीक्षा दान दक्षे गुरु। मतलब इसमें ऐसी था कि जो मतलब अपने विरोधियों की पत्नियों को दीक्षा देने वाला, वैद्यत्व की दीक्षा देने वाले गुरु के रूप में इसने एक उपाधि धारण की थी। अगला जो वंश यहाँ पर शासन किया था वो था पाल वंश। देखिए अगर हम पाल वंश की बात करें तो बैजनाथ क्षेत्र के कई सारे अभिलेखों में पाल वंश का जिक्र आया है। कहा गया कि इस क्षेत्र पर पाल वंश ने भी शासन किया था। कुछ राजाओं के नाम जो यहाँ पर मिले हैं वो हैं लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल और उदयपाल। इनमें से लखनपाल काफ़ी प्रमुख नाम यहाँ पर मिलता है, जो कि पाल वंश का एक शासक था। और अगला जो यहाँ पर एक वंश देखने को मिलता है, देखिए इससे पहले यहाँ पर कणाचल देव के आक्रमण की बात भी की गई है। अशोक चल का आक्रमण गोपेश्वर त्रिशूल लेक में इसके पूरे प्रमाण है, यहाँ से मिलता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर शासन किया। मल्ल वंशीय शासक ये लोग थे। और जो अंतिम वंश यहाँ पर आया वो था आसंती देव वंश। आसंती देव वंश की बात करें तो इसके बारे में पुस्तक में लिखा हुआ है कि जोशीमठ के क्षेत्र में शासन करता था आसंती देव, जिसने बाद में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया। और गुरु पादुका ग्रंथ जो कि जोशीमठ से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार नाथपंथी संत नारसिंह के कहने पर इसने क्या किया, कत्यूर घाटी के रणचूला हाट को राजधानी बनाया। मतलब इसने जोशीमठ से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और कत्यूर घाटी में स्थित रणचूला हाट को अपनी राजधानी बनाया। और जो ये वंश था, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के बारे में कहा जाता है कि इसी के समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण उत्तराखंड पर हुआ था। काफ़ी अत्याचारी शासक ब्रह्मदेव को माना जाता है। तो ये थे कुछ वंश यहाँ पर जिन्होंने शासन किया। अब जो इस सारे टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कत्यूरियों की प्रशासनिक या जो भी प्रशासनिक या सैनिक जो भी व्यवस्था थी उन सब के बारे में जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी इस वीडियो का यही है, तो ध्यान से देखें इन चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रशासनिक पद थे जो कत्यूरी शासकों ने अपने राज्य में बनाए थे। देखिए कत्यूरी जो शासन प्रणाली थी वहाँ पर मौर्य शासन प्रणाली को ही लिया गया था, वही प्रेरणा स्रोत था इस शासन प्रणाली का। बहुत सारे नाम जो मौर्य में हमें देखने को मिलते हैं वही हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं। तो इनमें हम देखेंगे जो एक शब्द जो सबसे पहला पद था वो था राजतम्य। देखिए राजतम्य जो शब्द था वो राजा का सलाहकार था। काफ़ी सबसे बड़ा पद ये राज्य में होता था। राजा को सलाह समय समय पर सलाह ये व्यक्ति देता था और एक वरिष्ठ पद था ये पूरे शासन में। अगला जो शब्द है वो है महासामंत। देखिए जो सेना का प्रधान, जो हमारी सेना होती थी उसका जो प्रधान होता था सेनाओं का, उसे महासामंत कहा जाता था। मतलब एक सेनापति का पद था। अगला जो शब्द है वो है महाकर तृतिका। देखिए महाकर तृतिका की बात करें तो जो मुख्य निरीक्षण विभाग था, जो निरीक्षण विभाग था पूरे राज्य का, तो उसका जो मुख्य अधिकारी होता था, मुख्य निरीक्षण अधिकारी, उसे महाकर तृतिका कहा जाता था, जो देख रेख का कार्य करता था, निरीक्षण का कार्य करता था राज्य में हर क्षेत्र में। अगला जो शब्द है वो है उदाधिला। उदाधिला की बात करें तो आधुनिक जो सुपरिटेंडेंट का पद होता है तो वही था उदाधिला। अगला शब्द है सौधाम्भ भंगाधिकृत। देखो सौधाम्भ भंगाधिकृत जो ये शब्द था ये मुख्य आर्किटेक्ट का शब्द था। राज्य के जो भी महानिर्माण होते थे या जो भी राजप्रसादों का निर्माण होता था या राज्य में जो भी बड़े बड़े निर्माण किए जाते थे वो इसी के नेतृत्व में किए जाते थे, जो मुख्य आर्किटेक्ट था कत्यूरी वंश का। अगला शब्द है करिका। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करिका। मुख्य राजमिस्त्री को कहा जाता था कत्यूरियों में। ये पूछा जा चुका है या इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला शब्द है प्रांतपाल। प्रांतपाल की बात करें तो राज्य की जो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी वो इसी पदाधिकारी के पास होती थी। ये प्रांत की रक्षा के लिए ही जिम्मेदार था, राज्य की रक्षा की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। अगला शब्द है वर्मपाल। देखिए वर्मपाल की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों के आवागमन पर नज़र रखने वाला एक पद या एक अधिकारी था वर्मपाल, और जो हमारे प्रांतपाल थे उन्हीं की सहायता के लिए वर्मपालों को बनाया गया था। अगला शब्द है घटपाल। देखिए घटपाल की बात करें तो पर्वतीय प्रदेश अथवा जो हमारे गिरिद्वार थे या मतलब जिनको हम आज दर्रे कहते हैं, तो गिरिद्वारों की रक्षा के लिए जो अधिकारी वो था निश्चित था जिसे किया गया था या तो वो था घटपाल। और अगला जो हमारा अंतिम शब्द है इनमें
वो है नरपति। नरपति की बात करें तो नदी के तटों व घाटों पर आवागमन को सुलभ बनाने का इसका कार्य था नरपति का। और जो चुंगी जो लेता था ये सीमाओं पर, इन सीमाओं पर नदी तटों व घाटों पर जो कार्य लेता था, इसका अधिकार भी नरपति के पास ही होता था। अब देखिए बात करेंगे सैन्य प्रशासन की। तो जो सैन्य प्रशासन था कत्यूरियों की सेना काफ़ी विशाल और काफ़ी प्रसिद्ध मानी गई है, क्योंकि इसने अपने चारों ओर की सेना पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार युद्ध किए और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर अपना शासन कायम रखा। तो 4 भागों में विभाजित थी कत्यूरियों की सेना। ये 4 भाग थे। पद सेना, पदरोही जो होते हैं, पदाधिकारी नहीं होना था, पदाधिरोही होना था, पदरोही वो सेना जो पैदल सेना होती है। अश्वरोही मतलब जो अश्व के मतलब घुड़सवारी सेना होती है। और गजरोही मतलब हाथी। और उष्ट्रारोही मतलब ऊँट भी सेना में शामिल थे कत्यूरियों की। तो मान सकते हैं हम इन पहाड़ी ज़िलों में होकर भी, इन पहाड़ी क्षेत्रों में होकर भी कत्यूरियों की सेना काफ़ी विशाल थी और उसका जो संतुलन था बहुत अच्छा था। यहाँ पर ऊँटों का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाना एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर भी कुछ सैनिक सेना से संबंधित कुछ शब्द यहाँ पर हैं, जिनमें जो पहला शब्द है वो है गौल्मिक। देखिए गौल्मिक की बात करें तो पदाधिकारी सेना का जो सेना नायक होता था, या जो हमारी पैदल सेना होती है उसका जो सेना नायक होता था, उसको गौल्मिक कहा जाता था। अगला है अश्वबलाधिकृत। देखिए अश्व सेना का जो सेना नायक होता है उसे अश्वबलाधिकृत कहा जाता था। और जो ऊँट की सेना का सेना नायक था उसे कहा जाता था उष्ट्राबलाधिकृत या अधिकारी, उसे कहा जाता था ऊँटों की सेना के सेना नायक को। और यहाँ पर जो ये तीनों सेनाएं थी, इनके जो सेना नायक को कहा जाता था उसे कहा जाता था हस्त्रयास वोष्ट्रबला। देखिए ये शब्द जो यहाँ पर लिखा गया है, ये संस्कृत का जो ये शब्द है हस्त्रयास वोष्ट्रबला, ये तीनों सेनाओं का सेना नायक था। और अगर बात करें हम महासामंत की, तो चारों जो सेनाएं थी उनका जो प्रमुख यहाँ पर होता था उन्हें कहा जाता था महासामंत। अब देखिए आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद था। सेना तो बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए होती थी, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी थी वो पुलिस बल के पास थी। तो इन्हीं में जो मुख्य थे वो, उसमें जो पहला शब्द आता है वो है दांडिक। देखिए दांडिक उन सैनिकों के लिए कहा जाता था जो दंड व तलवार से सुसज्जित रहते थे या धारण किए रहते थे। और इनका जो कार्य होता था वो होता था शांति स्थापना करना या शहर में शांति बनाए रखना। अगला जो शब्द है वो है दोषापराधिक। दोषापराधिक की बात करें तो अपराधियों को पकड़ने वाले विभाग का जो प्रमुख होता था वो था दोषापराधिक। और अगला जो शब्द है वो है दुसाध्य साधनिक। तो देखिए गुप्तचर विभाग किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यही मजबूती प्रदान करता है राजवंश को या राज्य को। तो यहाँ भी जो गुप्तचर विभाग मौजूद था उसको दुसाध्य साधनिक कहा जाता था। और अगले जो कुछ शब्द हैं दंडपाशिक, दंडनायक या महानायक, ये सभी शब्द पुलिस विभाग से संबंधित यहाँ पर शब्द थे। अब बात करें राजस्व व्यवस्था की, तो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व। भू राजस्व से ही राज्य यहाँ पर चलता था। इसमें भी हम देखें कुछ शब्द जो हमें देखने को मिले वो थे, पहला जो शब्द है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल उस अधिकारी के लिए प्रयुक्त शब्द था जो कृषि की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करता था। एक तरह का वैज्ञानिक हो सकता है उस समय का, जो कृषि की उन्नति के लिए लगातार प्रयास कर राजा को या राज्य को नए नए सजेशन देता था, नए नए तरीके बताता था। अगला जो शब्द है वो है प्रभातार। प्रभातार की बात करें तो भूमि की विधिवत नापजोख जो करता था, जो व्यक्ति प्रभातार करता था, जिससे कि भू राजस्व को तय किया जा सके। अगला जो शब्द है वो है उपचारिक या पट्टकोषचरिक। देखिए उपचारिक या पट्टकोषचरिक, इसका कार्य क्या होता था? ये था भू अभिलेख रखने वाला। राज्य की भूमि का जो अभिलेख रखने वाला व्यक्ति था वो था उपचारिक या पट्टकोषचरिक। तो अच्छी भू व्यवस्था मानी जा सकती है उस समय की कत्यूरियों की। ये बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन इतिहास में बहुत पुरानी प्राचीन बातें हैं, तब भी भू अभिलेख रखे जाते थे। तो इसका मतलब है इनकी राजस्व व्यवस्था बहुत ही उन्नत किस्म की थी। अगला जो शब्द है वो है खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति। तो देखिए वनों की संपदा की भी रक्षा यहाँ पर की जाती थी। वनों की संपदा का महत्व भी जानते थे कत्यूरी, तो इस पद को बनाया गया था खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति को, वन संपदा की रक्षा हेतु। और अगला जो शब्द है वो है भोगपति या शौल्किक। तो भोगपति या शौल्किक की बात करें तो करों के संग्राहक अधिकारी को कहा जाता था भोगपति या शौल्किक। तो देखिए, और जो अंतिम यहाँ पर शब्द है वो है भट्ट या चार प्रचार।
तो भट्ट या चार प्रचार एक ऐसा अधिकारी होता था जो जनता से बेगार, जिसको बिष्टी उस समय कहा जाता था, उसकी वसूली करता था, या जनता से बेगार ग्रहण करता था या बिष्टी वसूली करता था। अब बात करें हम कत्यूरियों के प्रांतीय शासन की, तो प्रांतीय शासन को हम देखेंगे। प्रांत का जो यहाँ पर प्रमुख होता था वो होता था उपरीक, और प्रांत के कई क्षेत्रों पर शासन करने वाले आयुक्त अधिकारी होते थे जो प्रांत के अंदर शासन करते थे। और प्रांत कई हिस्सों में टूटे हुए होते थे, मतलब जिनको हम बांटे हुए रहते थे, जिन्हें हम विषय कहते हैं, और विषय में जो शासन करता था उसे विषयपति कहा जाता था। तो देखिए 5 विषयों का जिक्र यहाँ पर कत्यूरी शासन में आता है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इन 5 विषयों की अगर हम बात करें तो उनमें से जो पहला विषय था वो था कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर की बात करें तो जोशीमठ से लेकर बागेश्वर में गोमती के बीच की जो ये उपत्यका थी, यहाँ पर जो स्थित क्षेत्र था वो था कार्तिकेयपुर विषय। दूसरा जो विषय था वो था टंकणपुर। टंकणपुर की बात करें तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, उससे ऊपर के लिए जो भी अलकनंदा की उपत्यका है उसे टंकणपुर विषय कहा जाता था। अगला विषय है अंतराग विषय। अंतराग विषय की बात करें तो भागीरथी से अलकनंदा के मध्य की जो उपत्यका है, भागीरथी और अलकनंदा के मध्य की जो उपत्यका है उसे कहा जाता था अंतराग विषय। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और अगला जो विषय है वो है ऐशाल विषय। ऐशाल विषय की बात करें तो भागीरथी व यमुना नदी के मध्य का जो क्षेत्र था वो उसे माना जाता था ऐशाल विषय। और अगला जो अंतिम विषय हमारा है वो है मायापुर हाट विषय। देखिए मायापुर हाट विषय हरिद्वार से लेकर तराई भावर के क्षेत्र से मिले हुए या मध्य के क्षेत्र को मायापुर हाट विषय कहा जाता था। तो ये 5 विषयों की हमने यहाँ पर बात की, महत्वपूर्ण है ये सभी विषय। तो देखिए ये था दोस्तों हमारा आज का कत्यूरी वंश जो हमने यहाँ पर देखा मेहरबान सिंह गुसाई की पुस्तक के अनुसार। तो देखिए दोस्तों धन्यवाद, जुड़े रहिए, धन्यवाद।